हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पाठ से, और यहाँ पे लिखा गया है मेरी समझ से। और कौन नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। यहाँ पे बोला गया है कि जो नीचे दो प्रश्न दिया गया है और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, जो सही होगा उसके सामने तारा बनाना है। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बादल, अंकुर, बूंद और पावस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है, तो कह सकते हैं कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंकुर। अंकुर के लिए ही नवजीवन की ले अंगड़ाई शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। यहाँ पे बताया गया है जो काली पुतली है यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बारिश की बूंदे के लिए, नगाड़ा के लिए, वृद्ध धरती के लिए और बादल के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बादल। तो इसके सामने तारा बना देना है। तो 1 नंबर का तारा यहाँ पे बनाना है अंकुर के सामने, और 2 नंबर में तारा बनाना है बादल के सामने। तो इस तरीके से हम लोग क नंबर प्रश्न को देख लिए हैं। इसके बाद ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपने जो 1 नंबर का अंकुर चुना है उत्तर में और 2 नंबर का बादल चुना है उत्तर में, आपने यही उत्तर क्यों चुना है उसका कारण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है मेरी समझ से। और यहाँ पे ख नंबर का उत्तर बताया गया है। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले को उत्तर देंगे कि हम लोग क्यों चुने हैं। तो लिखेंगे कि नवजीवन की ले अंगड़ाई का तात्पर्य नए जीवन की शुरुआत से है। अंकुर का फूटना नए जीवन के जन्म को बताता है, इसीलिए यह सबसे उपयुक्त उत्तर है। यहाँ पे बताया गया है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई का अर्थ क्या होता है, एक नए जीवन की शुरुआत होता है। और उसी तरीके से अंकुर का फूटना भी एक नए जीवन को बताता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अंकुर है यही इसका उपयुक्त उत्तर है। और इसके बाद 2 नंबर का उत्तर बताया गया है कि यहाँ नीले नयन आकाश को दर्शाता है और काली पुतली से अभिप्राय उन बादलों से है जो आकाश में छाए रहते हैं। काले बादल जल से भरे होते हैं, इसीलिए जलधर कहा गया है। अतः यह उत्तर सही है। जो काले बादल होते हैं वह जल से भरे होते हैं, वह जलधर होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो वहां पे उत्तर चुना गया है इसीलिए बादल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 नंबर प्रश्न को देख लिया है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न को। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मिलकर करे मिलान। तो कह सकते हैं कि मिलान को करना है। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो कविता में यह पंक्ति आए हैं तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बाजा नगाड़े, उड़ता सागर, नीले नयनों, रोमावली सी। तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे अर्थ दिया गया है, इसी को मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिलान कर दिया है कि 1 नंबर का मिलान हम लोग 2 नंबर से करेंगे और 2 नंबर का मिलान हम लोग 1 नंबर से करेंगे और 3 नंबर का मिलान हम लोग 4 नंबर से कर देंगे और 4 नंबर का मिलान हम लोग 3 नंबर से कर देंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपने किताब में कर लीजिए, पेंसिल से करना है, कलम से मत करिएगा। आगे देखिए
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। यहाँ पे दो पंक्ति दिया गया है तो कह सकते हैं कि इसका अर्थ बताना है। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये दो पंक्ति दिया गया है तो इसी का अर्थ लिखना है। जैसा कि पहले पॉइंट में पंक्ति दिया गया है कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तर उड़ाई। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे पहले पॉइंट का। जैसा कि वहां पे दिया गया था पंक्तियों पर चर्चा, और पहले पॉइंट का हम लोग स्टार दे देंगे या इस तरीके से आप चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं। और इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि मैंने पंक्तियों को पढ़ा और अपने विचारों की समूह में चर्चा भी की। उन विचारों को मैं यहाँ बता रहा हूँ। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तर उड़ाई। तो इसको नोट कर लेना है और इसके बाद नीचे भावार्थ लिखेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि इसका अर्थ लिखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के आगमन को एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में हुए बदलाव से आकाश में उड़ते बादल और चमकती बिजलियां मानो सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान लग रही है। गरजते बादलों की आवाज किसी नगाड़े के समान है जो धरती की यवनता को जगाने की कोशिश कर रही है। तो यह था पहले पॉइंट का उत्तर। यहाँ तक देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विलगित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पॉइंट का उत्तर बताया गया है। तो आपको भावार्थ पहले लिख लेना है और इसका हेडिंग दे देना है क्योंकि हम लोग उसका अर्थ लिख रहे हैं। और लिखेंगे कि नीला आसमान मानो नीले नयनों के जैसा है और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों जैसे लगते हैं। इन बादलों की करुणा से भरी आंसुओं की वर्षा धरती की बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा देती है। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी पंक्ति का अर्थ लिखना था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और पहले पॉइंट में प्रश्न पूछा गया है कि बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जब बारिश की पहली बूंद धरती पे आता है तो उसका हर्ष, कह सकते हैं कि उसका खुशी कैसे प्रकट होता है, उसी को लिखना है। तो पहले पॉइंट का उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, जैसा कि वहां पे दिया गया था सोच विचार के लिए। और पहले पॉइंट का यहाँ पे उत्तर बताया गया है कि बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकृति के नवजीवन के रूप में प्रकट होता है। पहली बूंद पड़ते ही अंकुर फूट पड़ते हैं, सूखी धरती अमृत समान जल पाकर तृप्त हो जाती है और हरी दूब प्रसन्न होकर मुस्काने लगती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर को लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। जो कविता है उसमें आकाश और बादल को किससे तुलना की गई है, किसके समान बताया गया है, तो उसी को लिखना है। तो दूसरे पॉइंट का उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, जैसा कि दूसरे पॉइंट का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि कविता में आकाश को नीली आंखों और बादलों को उसकी काली पुतलियों के समान बताया गया है। बादल करुणा से भरकर वर्षा रूपी आंसू बहाते हैं जिससे धरती की
प्यास बुझ जाती है। उन्हें उड़ते सागर की उपमा भी दी गई है, जो सुनहरी बिजलियों के बीच नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ धरती के यौवन को जगा रहे हैं। तो इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा दूसरे पॉइंट का। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है। समुद्र आकाश में कैसे उड़ सकता है, यह असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था कविता की रचना, और उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि कविता में कई पंक्तियां हैं जिनमें ऐसे कल्पना से युक्त प्रयोग किए गए हैं जो इसे सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। और उदाहरण के लिए हम लोग दो पंक्ति को लिख देंगे। तो पहली पंक्ति में लिखेंगे कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। तो यह थी कविता की पंक्ति। तो इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि यहाँ धरती के सूखेपन की तुलना प्यासे होठों से की गई है और वर्षा की बूंद को अमृत के समान बताया गया है, जिससे उसकी तृप्ति का भाव उभरता है। और एक लिख लेंगे कविता की पंक्ति कि बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुड़ाई। तो इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि गरजते बादलों की आवाज को नगाड़ों की ध्वनि से जोड़ा गया है, जो वर्षा के कारण धरती में नई ऊर्जा और यौवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उत्तर को लिखना पड़ेगा। आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्द एक अर्थ अनेक, यानी कह सकते हैं कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग होता है। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। यहाँ पे बताया गया है कि जो कविता में फूट शब्द का प्रयोग किया गया है वह पौधों का अंकुरण के लिए किया गया है। इसी तरीके से फूट शब्द का प्रयोग अलग अलग होता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। और इसी तरीके से यहाँ पे वाक्य दिया गया है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो ऐसे ही वाक्य बनाना है फूट शब्द से। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था शब्द एक अर्थ अनेक, और इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि फूट शब्द का प्रयोग। तो पहले में लिखेंगे खुशी के आंसू उसकी आंखों से फूट पड़े। तो देखिए इस वाक्य में फूट आया है। दूसरा लिख देंगे कि खेत में बीज अंकुरित होकर फूट पड़े। देखिए इसमें भी फूट आया है। 3 नंबर में लिखेंगे कि आपसी फूट के कारण टीम हार गई। तो इसी तरीके से फूट शब्द का प्रयोग करना था। आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो साया अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और इनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप जानते हैं क्या होता है? जो साग सब्जी खाता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं।
जो मीट मांस खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। अंडे से जो जीव उत्पन्न होता है उसे हम लोग अंडज कहते हैं। तो यह होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी तरीके से कुछ लिख देना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि पर्वत को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? गिरिधर कहते हैं। गंगा को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? गंगाधर कहते हैं। त्रिशूल धारण करने वाले को क्या कहते हैं? शूलधर कहते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? धराधर कहते हैं। शस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? शस्त्रधर कहते हैं। भूमि को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? भूमिधर कहते हैं। चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। धनुष धारण करने वाले को क्या कहते हैं? धनुर्धर कहते हैं। तो इसी तरीके से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे भी प्रश्न दिया गया है क नंबर कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे हम लोग नगाड़ा कहते हैं। ख नंबर दिया गया है कि आंख के लिए एक अन्य शब्द होता है, दूसरा शब्द नयन कह सकते हैं। ग नंबर दिया गया है कि जल को धारण करने वाले को हम लोग जलधर कहते हैं। एक प्रकार की घास होती है उसे हम लोग दूब कहते हैं। आंसू का समानार्थी अर्थात कह सकते हैं अश्रु हो जाएगा। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? अंबर होता है। तो जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसी को खोजना है। तो ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे खोज दिया है न या न, नयन। तो इसको इस तरीके से घेर देना है। इसके बाद न गाड़ा, नगाड़ा, तो इसको भी घेर देना है जैसा कि मैंने घेर दिया है। दूब, दूब, तो इसको भी घेर देना है। अश्रु, अश्रु, अश्रु को भी घेर देना है। अंबर, अंबर, तो इसको भी घेर देना है। जलधर, तो जलधर को भी घेर देना है। तो इसी तरीके से घेरना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी देख लिया है। आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पाठ से आगे आपकी बात, और पॉइंट में यहाँ पे पूछा गया है कि बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, अलग अलग होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो इसका उत्तर सभी विद्यार्थियों का अलग अलग हो सकता है। किसी को बारिश अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपकी बात, और पहले पॉइंट का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि बारिश का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। मुझे बारिश की पहली फुहार बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू मन को ताजगी से भर देती है। हल्की फुहार में भीगना और बारिश की बूंद की आवाज सुनना बेहद सुकून भरा लगता है। हालांकि कभी कभी ज्यादा बारिश होने पर कीचड़ हो जाता है जिससे ज्यादा परेशानी हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है बताइए। तो इसका भी उत्तर सभी विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। किसी को शरद ऋतु अच्छा लगता है, किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यदि मेरे अनुसार लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसा कि दूसरे पॉइंट का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेरी सबसे प्रिय ऋतु शरद ऋतु है क्योंकि इस मौसम में न तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड ज्यादा कड़ाके की होती है। आकाश साफ और नीला होता है, मौसम सुहावना रहता है और त्योहारों का आनंद भी इसी समय अधिक मिलता है। हल्की ठंडक और ताजगी भरी हवा मन को प्रसन्न कर देती है। तो इस तरीके से इसमें 2 ही प्रश्न दिया गया था और दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है।
संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि मौसम समाचार हम लोग कभी देखे टीवी में या न्यूज़पेपर में, तो कभी सूखे का समाचार आता है, तो कभी बाढ़ का आता है, कभी ज्यादा गर्मी का आता है, तो कभी ज्यादा सर्दी का आता है। ये कोई व्यक्ति लिख भी सकता है और संवाददाता बन भी सकता है। और यहाँ पे बताया गया है कि अपनी आंखों से देखा हुआ वैसा हाल के बारे में लिखना है, या तो गर्मी हो, या तो ज्यादा सर्दी हो, या ज्यादा बारिश हुई हो। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है समाचार माध्यमों से, और इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि आंखों देखा हाल मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। तो हमने यहाँ बारिश के बारे में लिख दिया है। आप चाहे तो सर्दी के बारे में भी लिख सकते हैं, गर्मी के भी बारे में लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बारिश के बारे में लिख दिया है। इसके बाद इसका हेडिंग देकर लिखेंगे, मैं आपका संवाददाता आज उस भारी बारिश की स्थिति का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कल दोपहर से ही घने बादल छाए हुए थे और शाम होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जल भराव के कारण वाहन फंस गए और लोगों को पैदल चलने में भी कठिनाई हुई। स्कूल और कार्यालय से घर लौटने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई। जगह जगह जल भराव के कारण कुछ बसें और ऑटो बंद हो गए जिससे यात्रियों को मजबूरन भीगते हुए सफर तय करना पड़ा। निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया है। तो इतना आपको ऊपर लिखना है और इसके बाद नीचे लिखेंगे, हालांकि बच्चों के लिए यह बारिश किसी उत्सव से कम नहीं थी। गलियों में खेलते, कागज की नावें तैराते और बारिश में भीगते हुए वे इसका पूरा आनंद लेते दिखे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है जिससे प्रशासन ने सतर्कता पूर्वक बरतने के निर्देश दिए हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि समाचार पत्र में भी हम लोग सुनते हैं तो मूसलाधार बारिश के बारे में बहुत बातें बताई जाती है, तो उतना बातें तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सृजन। यहाँ पे देख सकते हैं एक पौधा दिया गया है, इसी के बारे में बताना है। नीचे दिया गया है कि नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सृजन। सृजन यहाँ पे छूट गया है तो लिख देते हैं सृजन। तो सबसे पहले आपको ऊपर सृजन लिख लेना है। इसके बाद नीचे उसका उत्तर लिखना है कि इस चित्र में रेगिस्तानी वातावरण में उगता हुआ एक पौधा दिख रहा है। यह रेगिस्तान के वातावरण में होने वाला पौधा है, यहाँ पे नहीं होगा हम लोगों के यहाँ, जो सूखे और कठोर परिस्थिति में भी जीवन का प्रतीक है। वैसे यह पौधा रेगिस्तान में उगने वाला लिली है। एक प्रकार का वह पौधा है जिसे हम लोग लिली कहते हैं। यह लिली नहीं जिसे हम लोग कुमुदिनी कहते हैं, वह नहीं है, यह दूसरा लिली है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुड़ाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो नगाड़ा है यह भारत का एक प्रकार का परंपरा से युक्त वाद्य यंत्र है और कई ऐसी वस्तु होती है, कई ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसे चोट कर अर्थात कह सकते हैं कि पीट कर बजाया जाता है। जैसे ढोलक हो गया, नगाड़ा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नगाड़ा, डमरू हो जाएगा, डफली हो जाएगा आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है
जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरे की मोटी होती है। तो इन्हें जानने के लिए दिया गया था, तो इसका उत्तर नहीं होगा, बस आपको पढ़ना है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सव में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। हमारे यहाँ जो भी उत्सव यानी कह सकते हैं कि जो भी त्योहार आता है उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है खोजबीन भारत, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर, और इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि भारत देश में अनेक अवसर पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, यहाँ पे वाद्य होगा, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और इसके बाद नीचे लिखेंगे एक नंबर में कि दीपावली में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, शंख। 2 नंबर में लिखेंगे कि होली में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोलक। 3 नंबर में लिख देंगे कि गणेश चतुर्थी में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोल। 4 नंबर में दिया गया है कि जन्माष्टमी में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी। 5 नंबर में दिया गया है नवरात्रि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तबला है। तो इसी तरीके से वाद्य यंत्र के बारे में लिखना था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जगह दिया गया है इसी में आपको इधर इंद्रधनुष बना लेना है छोटा सा, और इधर एक इंद्रधनुष पर कविता को लिखना है। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे लिखा गया था आइए इंद्रधनुष बनाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंद्रधनुष को बना लिया है। आप इसे 7 रंगों से रंगिए। आपको रंगना है, मैंने आपके लिए आकृति यहाँ पे दे दिया है, तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे कि इंद्रधनुष पर कविता, इसको नहीं लिखेंगे, इंद्रधनुष पर कविता। इसके बाद कविता को कैसे लिखना है देखिए, तो यहाँ पे कविता लिखा गया है इंद्रधनुष रंग बिरंगा आसमान में लगता चंगा, लाल पीला नीला प्यारा 7 रंगों का है ये तारा। बारिश के बाद ये आता सबका मन खुश कर जाता, दूर दूर तक मुस्काता बच्चों को यह खूब भाता। देखो देखो जल्दी आओ रंगों का जादू निहारो। तो इसी तरीके से कविता को लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है झरोखे से एक बूंद पर एक कविता यहाँ पे दिया गया है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। और इस कविता के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस तरीके से इसमें इतना ही प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे नीचे 2 चैनल होगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोनों अपना ही चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 4 हार की जीत, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।